भाषा शिक्षण के आज के विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। जो लोग अनुवाद अधिकारी बन करके या हिंदी अधिकारी बन करके नया नया किसी भी कार्यालय से जुड़े हैं, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहती हैं और आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है वह जिम्मेदारी है विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कराना। आज की पूरी चर्चा इसी पर, अर्थात आप कैसे कराएंगे इस विषय पर, इसके संबंध में जो भी नियम कानून है उसकी चर्चा तो करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है व्यावहारिक रूप से राजभाषा कार्यान्वयन की जो बातें हैं उस पर हम विशेष चर्चा करें। तो सबसे पहले आता है विभागीय। दो तरह की समितियां होती है, एक विभागीय है और एक इसको आप DOLIC बोल सकते हैं या ऑलिक बोलते हैं, और दूसरा है TOLIC। टॉलिक का मतलब होता है, यह होता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। वह विभागीय है और यह नगर है, दोनों में अंतर है। नियमतः विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूरे वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। ये जो 4 बार बैठकें की जाती है उनका क्या है, आपको पता है, हर तिमाही का मतलब क्या होता है, जो हम कैलेंडर यहाँ प्रयोग करते हैं वह है वित्त वर्ष, अर्थात अप्रैल 1 से आपका वित्त वर्ष शुरू होता है। उसी के आधार पर हमको इन बैठकों का आयोजन करना है। अप्रैल से लेकर के यह अगले वर्ष मार्च 30 तक का इसका सत्र चलता है, 31 मार्च। इस बीच में आपको 4 बैठकें करनी है। तो उन बैठकों का शेड्यूल क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हो गया अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून, ये 3 माह बीता। अब इन 3 माह के दौरान आपके यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन, मतलब हिंदी में जो पत्राचार हुआ हो, कितना हुआ हो, इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। तो अप्रैल से जून का अप्रैल मई जून, तो उसको या तो जुलाई में कर सकते हैं या अगस्त में। ज्यादातर कार्यालय इसकी समीक्षा अगस्त में करते हैं। इसी तरह से अप्रैल मई जून के बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर। जुलाई सितंबर कुछ कार्यालय तत्काल बाद कर लेते हैं, यह कार्यालय पर निर्भर है, आप देख लीजिएगा कैसे होता है, क्योंकि मैं 2-3 कार्यालयों में गया, वहां यही अनुसूची का पालन किया जाता है। तो जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, अगस्त के बाद नवंबर में आ जाता है। उसके बाद फिर आएगा सितंबर के बाद, फिर जोड़िए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर ये अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर बता दूं, विभिन्न कार्यालयों का विभिन्न प्रारूप होता है। जैसे कोई कार्यालय ठीक जनवरी में कराएगी, कोई कार्यालय फरवरी में कराएगी, ठीक है। अब यहां देखिए, इस प्रारूप से अगर हम जाते हैं तो हमारा कितना बना, 1 2 3। अब अगला क्या है, दिसंबर का हो गया है। अब हम यहाँ करेंगे जनवरी से लेकर के जनवरी से मार्च तक का, यह समाप्त होता है अप्रैल या मई में करेंगे। इस तरह से 4 बैठकें हर वर्ष आपको आयोजित करनी है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम इसके बाद करते हैं कि इनका क्रम कैसे होगा। सबसे पहला, आपको पता है हर कार्यालय में कोई भी काम करेंगे तो बिना नोटिंग के नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका काम होगा नोटिंग। ये फाइल में आप नोट डालेंगे, आपके यहाँ जैसे भी लिखा जाता हो नोटिंग का प्रारूप आप उसके अनुसार लिखेंगे। आप लिखेंगे कि कार्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक आहूत की जानी है। यह बैठक इस महीने में और इस तिमाही की समाप्ति की जानी है। इस महीने में तो आपके जो कार्यालय प्रमुख होते हैं उनसे आप अनुमति मांगते हैं कि कृपया इसके लिए एक तारीख निर्धारित करें या एक तिथि दें। उसके बाद फिर समय का निर्धारण आपके कार्यालय प्रमुख के पास जाएगा, फिर कार्यालय प्रमुख आपको बता देंगे कि इस दिन करना है। यह आपकी फाइल की पहली बात हो गई। उसके बाद उसमें दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो बैठक होती है इसमें किस किस विषय पर चर्चा किया जाता है। पहली जो चर्चा होती है वह चर्चा होती है पिछली तिमाही में, मतलब हम लोग पिछली तिमाही और उसके बाद चर्चा वाली तिमाही, 2 तिमाही की तुलना करते हैं। तो जैसे मान लीजिए चर्चा हम इस तिमाही में कर रहे हैं, तो इसके पहले वाली तिमाही में अब उसमें हमारा क्या है, धारा 3(3) के कागजात। धारा 3(3) के कागजात पिछली तिमाही में 10 गया था, इस तिमाही में मान लेते हैं 12 गया है। तो इसमें से अगर किसी को सिर्फ हिंदी में
या सिर्फ अंग्रेजी में जारी किया गया तो उस विभाग की आप बात करते हैं। धारा 3(3) के बाद फिर आता है हिंदी में प्राप्त पत्रों का विवरण। हिंदी के प्राप्त पत्रों के विवरण पर आप चर्चा करते हैं कि हिंदी में कितने पत्र प्राप्त किए गए, कितने का जवाब दिया गया, कितने का नहीं दिया गया, कितने का अंग्रेजी में दिया गया। फिर उसके बाद आपका क्या करते हैं, आप पत्राचार की बात करते हैं। मूलतः पत्राचार का मतलब हो गया कि आपका निर्धारित लक्ष्य है, क ख ग के अनुसार हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है, उसमें यह रहता है तो पत्राचार का जो लक्ष्य है वह पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पत्राचार के बाद फिर आपका है नोटिंग। नोटिंग का लक्ष्य, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मूलतः ये 4-5 चीजें रहती हैं और इसके अलावा राजभाषा कार्यान्वयन के मद में क्या किया जाना है उस पर चर्चा होती है, जैसे विज्ञापन निकाला गया, तमाम चीजें रहती। तो बैठक की ये जो चर्चाएं होती इसके ऊपर भी आप मोटर फाइल प्रस्तुत करते हैं। हो गया आपका यह काम हो गया। अब इसके बाद फिर आपका दूसरा काम आता है कि बैठक में जो समिति है उसकी संरचना क्या होती है। जो कार्यालय प्रमुख होते हैं आपके, कार्यालय प्रमुख का मतलब मान लीजिए आपके यहाँ निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डीडी हैं, एडी हैं, अगर वही कार्यालय के हेड ऑफ द ऑफिस हैं तो ये होते हैं आपके अध्यक्ष। उसके बाद आपके कार्यालय में राजभाषा अधिकारी होंगे। राभा अधिकारी होते हैं। राजभाषा अधिकारी 2 तरह के होते हैं। पहले ऐसे अधिकारी जो सिर्फ राजभाषा के पद पर नियुक्त हैं, तो वो होते हैं। अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में नहीं है तो ऐसे कार्यालयों में राजभाषा की देख रेख के लिए किसी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, तो प्रभारी उनको कहा जाता है, राजभाषा प्रभारी। तो या तो प्रभारी होंगे या फिर राजभाषा अधिकारी होंगे, जो भी हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उस समिति के सचिव होते हैं। उसके बाद जो भी वहां के कार्यालय के अधिकारी और उसमें जो शामिल होते हैं ये सभी लोग होते हैं कार्यालय के अधिकारी, और अधिकारी के अलावा कार्यालय अधीक्षक होते हैं। कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक का मतलब है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मान लीजिए आपके कार्यालय में 5-6 शाखाएं हैं, वित्त लेखा होगा, रोकड़ होगा, उसके अलावा प्रशासन होगा, तो इनके जो कार्यालय अधीक्षक हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऐसे लोग शामिल होते हैं। अगर ये नहीं है तो उनके बाद जो भी सीनियर मोस्ट होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। तो ये जितने लोग होते हैं ऐसे लोग सदस्य होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं अनुवाद अधिकारी हूं, मुझे क्या करना है? तो एज ए अनुवाद अधिकारी आपका जो दायित्व है वह है आप सहयोग के लिए वहां रहते हैं। सहयोग के लिए आप रहते हैं। भले ही सब कुछ आप करें, जनता भले ही कुछ भी करे, भारत का इनाम होता है, प्रधानमंत्री का बोलते हैं सिपाही लड़ते हैं लेकिन नाम सिपह सलार का होता है। तो ऐसे ही आप सिपाही हैं, सिपह सलार आपके ये सचिव साहब हैं या कार्यालय अध्यक्ष हैं। तो ये लोग आपके साथ होंगे, बैठक होगी, उसमें चर्चा की जाती है। यह हो गया दूसरा पक्ष। अब इसमें एक तीसरा पक्ष रहता है कि आपको करना क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कार्यालयों में जो भी बैठक होती है उस बैठक में चाय पानी का बंदोबस्त रहता है। तो चाय पानी के बंदोबस्त के लिए 100 रुपया प्रति व्यक्ति, ये एक विशेष कार्यालय का, मैं चूंकि कार्यालय का नाम नहीं लेना चाहिए तो मैं किसी विशेष कार्यालय में 100 रुपया प्रति व्यक्ति का बजट है, सिर्फ चाय नाश्ते का। मतलब कोई भी मीटिंग होती है राजभाषा संबंधित, उसमें 100 रुपया प्रति व्यक्ति खरीद सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडवांस के लिए फिर से आपको सबसे पहले कंसेंट लेना है, अप्रूवल के लिए भेजना है। फाइल में लिखना है कि 25 लोग होंगे और 25 लोगों में प्रति व्यक्ति 100 रुपया खर्च होगा। तो 25 × 100 2,500 रुपए का की स्वीकृति दी जाए। सबसे पहले आप स्वीकृति मांगते हैं कि ठीक है आप खर्च करिए, 2,500 रुपए की स्वीकृति आप मांग लेंगे। उसके बाद फिर आप या तो आपके यहाँ कोई शाखा होगी जो नाश्ता पानी इन सब चीजों का, जैसे कुछ लोग जनरल ब्रांच बोलते हैं, सामान्य शाखा, आप उनको ये जिम्मेदारी दे दीजिए, आप इसका बंदोबस्त करें। उसके बाद 2 तरीका है, आप एडवांस ले लेते हैं, तो एडवांस का तरीका अलग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अन्यथा आप सीधे सीधे अगर कैंटीन है तो कैंटीन को बिल भुगतान कर देते हैं। ये बजटिंग जरूरी है। तो आपने 2 काम किया। आपने सबसे पहला काम किया नोटिंग से शुरू किया। नोटिंग का मतलब हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हो गया कि आप समिति का ढांचा आपने तैयार कर लिया,
स्टाफिंग के बाद फिर होगा बजटिंग। ये 3 चीज आपने पूरा किया। इसके बाद चौथा होगा, मान लीजिए जिस दिन बैठक है उसका आप सबसे पहले कार्य सूची बनाएंगे। मतलब बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा किया जाएगा, इसको कार्य सूची कहते हैं। एजेंडा, एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा आप मीटिंग की तैयार करेंगे, लिख के रखेंगे कि हम लोग इन इन विषयों पर बात करेंगे, ये चीजें ऐसी होंगी। तो ये कार्य सूची आप लिखित में करेंगे। आजकल जमाना बदल गया, लोग पावर पॉइंट स्लाइड में इसका विवरण रखते हैं। उसके बाद फिर आप फिर की बैठक हुई, वहां चर्चा हुई, सदस्य सचिव ही बोलते हैं, लेकिन आप भी उनकी तरफ से बोल सकते हैं। सारे विषयों पर चर्चा होगी, कुछ कमी है तो उसके ऊपर आदेश दिया जाएगा। इसके बाद ये सारी कार्रवाई होगी। सारी कार्रवाई होने के बाद जो अगला स्टेप है वह है आपको एजेंडा के बाद फिर कार्यवृत्त बनाया जाता है। मतलब बैठक में जिन जिन बातों पर चर्चा हुई उसका फाइनल कार्यवृत्त बनेगा, और कार्यवृत्त बनाने के बाद उसमें तमाम चीजें, इस पर यह चर्चा हुई, यह आदेश दिया गया। प्रारूप अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। उसके बाद कार्यवृत्त समाप्त होने के बाद फिर उसमें यहाँ जो कार्यालय प्रमुख है उनका हस्ताक्षर होगा, या फिर आपके जो भी मानद राजभाषा अधिकारी है या जो भी प्राधिकृत है उनका हस्ताक्षर होगा। फिर उसका डिस्पोजल होगा, मतलब उसको भेजते हैं। इसको कहाँ कहाँ भेजते हैं? इसको आपके नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भेजते हैं। अगर आपकी नराकास नहीं मांगती तो जरूरत नहीं है, और आपका जो भी विभाग है अगर आपका ही हेडक्वार्टर है तो जरूरत नहीं, अन्यथा जो भी आपका हेड ऑफिस है वहां भेजना पड़ता है। उसके बाद जो जो मांगे, तो यह जरूरी होता है राजभाषा कार्यान्वयन के मद में जरूर इसका अनुपालन करें। तो आप में से जो लोग नए हैं यह समझ पाए होंगे, अभी काफी लोग ESIC और BFO में अनुवाद अधिकारी बनकर कार्य ग्रहण करने वाले हैं, तो उनके निमित्त यह काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो एक वेबसाइट है pothi.com, POTHI.com। इस वेबसाइट पर जाइएगा और वहां मैंने एक किताब डाल रखी है, राजभाषा कार्यान्वयन, राजभाषा कार्यान्वयन, या फिर आप उसमें सर्च कर लीजिएगा कि बुक्स बाई विनय कुमार शुक्ला ऑन pothi.com, pothi.com। आप इस तरह सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा। इस किताब को शुरुआत में मैंने मुफ्त वितरण के लिए रखा था, शायद अभी होगा, अन्यथा एक 5 रुपए का टोकन मनी आपसे लिया जाता है, क्योंकि आप खरीदेंगे तो आपको संज्ञान रहे कि मैंने कुछ खर्च किया है। इसमें सारे नियम कानून नए लोगों के लिए, विशेषकर जो कार्य ग्रहण करते हैं, कैसे काम करें, क्या रजिस्टर मेंटेन करें, वह सब विवरण है। आप देख लीजिए, आपकी सहायता मिलेगी। बाकी विस्तार से और कुछ चाहिए तो आप मुझे संदेश बॉक्स में संदेश दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। मिलते हैं अगले सत्र में। अगले सत्र में मैं बात करूंगा आप लोगों से ई फाइल में चीजें कैसे करें और क्या करें।